में अगर बाइफिकेट कर दिया, 2 मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, जनरल मीटिंग्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग मतलब डायरेक्टर्स की, जनरल मीटिंग मेंबर्स, ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग में तो फर्दर कोई बाइफिकेशन नहीं है। जनरल मीटिंग्स में अगर आपको याद हो, ऐसी कौन सी मीटिंग्स हम पढ़ चुके हैं, कोई ऐसी एग्जांपल आपको अगर याद हो कि जिसमें हम लॉ ने आपसे कहा कि आपने जनरल मीटिंग करनी है, मेंबर्स की मीटिंग बुला के वो मीटिंग करनी है। तो हमने जब चैप्टर 20 देखा था, तो चैप्टर 20 में जब हमने नेम चेंज करना था तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी थी, रजिस्टर ऑफिस चेंज करना था तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी थी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी थी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज करने थे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी थी। शेयर कैपिटल जो ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज है मेमोरेंडम की, वो आपने इंक्रीज, डिक्रीज, डिवाइड, सब डिवाइड या कैंसल, व्हाटएवर जो भी करना है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। आपने शेयर्स के ऊपर वोटिंग राइट्स चेंज करने हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। इतनी सारी चीजों पे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। और अगर मैं स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन पे जाती हूँ तो स्पेशल रेजोल्यूशन एक वो डिसीजन है मीटिंग का जो कि मेंबर्स की मीटिंग में बैठ के होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन कहते ही मेंबर्स की मीटिंग वो है, बट कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि 3/4 ऑफ मेजोरिटी, 21 दिन का नोटिस, और दूसरी कंडीशन जो लिखी हुई थी वो ये थी कि जी ये जनरल मीटिंग होगी। ये तो थी जनरल मीटिंग्स की, कह लें कि जी हम एग्जांपल ले रहे थे, जिसका हमने दूसरा नाम लिया क्लास मीटिंग, और ये है आपकी कमेटी मीटिंग। लॉ ने कहा कि जनरल मीटिंग जो है आपकी, कुछ मीटिंग्स में कंपनी से रिक्वायर करता हूं कि वो मेंबर्स को जैसी कंपनी बने फौरन बुलाए। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और जिस दिन कंपनी ने बिजनेस कमेंस किया, फौरन मेंबर्स को बुलाए, एक मीटअप करे। इस मीटिंग का मकसद क्या होगा कि सारे मेंबर्स जब आएंगे उन्हें एक बार पता लग जाएगा कि कंपनी जब बनी है तो ये लोग हैं, ये मेंबर्स हैं, और हम लोग बेसिकली कहने के जी ऑनर्स हैं। उन्हें एक नो हाउ हो जाएगी कंपनी किस तरह से लेके चलना है, कंपनी को डायरेक्टर्स ने क्या सोचा हुआ है। एक तो आपने जैसे ही अपना बिजनेस कमेंस करना है, ये जैसे ही आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी तो आपने एक मीटिंग करनी है जिसको लॉ कहता है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग है ये। फिर कहता है कि एक मीटिंग तो आपने हर साल ही करनी है। आपने पूरा साल मीटिंग करें ना करें, लेकिन एक मीटिंग तो आपको हर साल करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। ये दोनों रिक्वायर्ड बाय लॉ है। स्टैट्यूटरी मीटिंग आपको करनी ही करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग आपको करनी की ही करनी है। अब हम इसको फर्दर देखते हैं, स्टैट्यूटरी और एनुअल जनरल मीटिंग अब किस कंपनी पे किसी पे कोई एग्जम्पशन भी है, कब करनी है, क्या एग्जम्पशन है, वो हम देखते हैं। एक तीसरी टाइप भी देख लें। इन 2 मीटिंग्स के अलावा लॉ कहता है कि जब भी आपको स्पेशल बिजनेस जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो उसके लिए भी तो मीटिंग्स बुला रहे हैं। उन मीटिंग्स को कहते हैं कि जी वो रूटीन के, आपके नॉर्मल रूटीन के बिजनेस नहीं होते। आपने अपने नेम चेंज करना है, ये कोई नॉर्मल बिजनेस का काम नहीं है कि एक नॉर्मली उठ के रोज कंपनी नेम चेंज कर रही होती है। शेयर कैपिटल क्लॉज चेंज करनी है, वेरिएशन इन राइट्स करना है, तो ये सारे स्पेशल बिजनेस है। तो इसके लिए जो मीटिंग का नाम दिया है कि आप अब ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये जो मीटिंग्स बुलाते हैं, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
GM, ये मैंने एक कह लें किसी एब्रीविएशन दिया है। एनुअल जनरल मीटिंग को कहते हैं जी AGM, और स्टैट्यूटरी मीटिंग को कह रही हूँ मैं SM। AGM जो वर्ड है ये यूज होता है आपके इन प्रैक्टिस भी, लेकिन ये SM स्टैट्यूटरी मीटिंग और EOGM ये आप कह लें कि जी इसको ऐसे ही याद रखिए। AGM रूटीन में एक एब्रीविएशन है, यूज भी हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड से पहले आप इस चैप्टर के, जैसे हमने शुरू में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखे, तो हम उसको ज़रा उस तरतीब से लेके चलते हैं। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, आप कह लें इम्पॉर्टेंट भी है, तो चीज़ें मिक्सअप होने का थोड़ा सा आपको होगा कि ये चीज़ किस कहाँ पे पढ़नी है, ये कहाँ पे पढ़नी है। तो हेडिंग का आपने ज़रा खास ख्याल रखना है कि ये चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो किस हेडिंग के अंडर पढ़ रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं और नोट्स भी साथ देखते हैं। चैप्टर के शुरू में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स 2, कंपनी मीटिंग्स, जनरल प्रोविजन एज टू कंपनी मीटिंग्स। कंपनी मीटिंग्स जब आप देखेंगे उसमें आपने ये 2 टाइप्स देखी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और एक है जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पे फर्दर कोई ऐसा कोई बाइफिकेशन, कोई कैटेगरी नहीं है, जबकि जनरल मीटिंग पे जो आपकी मेंबर्स की मीटिंग है उस पर उसने फर्दर बाइफिकेशन की AGM, EOGM और स्टैट्यूटरी मीटिंग। जो जनरल प्रोविजंस हैं उसमें आप देखेंगे कि वोटिंग राइट्स, प्रॉक्सीज और इस तरह की जनरल जो बातें हैं कि नोटिस किस तरह से देना है, आप अपनी जगह पे किसी और बंदे को एज अ मेंबर अपॉइंट करना चाहते हैं, खुद आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते तो आप क्या किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं, इसके बारे में लॉ की क्या प्रोविजंस हैं। मीटिंग में कोई डिसीजन पास होना है तो कितने बंदे काउंट किए जाएंगे, कितने बंदे माने जाएंगे कि जी ये इतने बंदे होंगे तो एक डिसीजन पास हो जाएगा। इस तरह की चीजें आप देखेंगे जनरल प्रोविजन एज टू कंपनी मीटिंग्स में। अभी हम फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग देखनी है, जो कि हमने देख ली। जनरल मीटिंग्स देखनी है। अच्छा, ये जो आपका कह लें कि 1.2 है, आप इसमें सिर्फ डेफिनेशन अभी कर लीजिए। ये जो चीजें हैं ये हम बाद में करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये चीज करेंगे। आपकी स्टडी टेक्स्ट में कुछ चीजें हैं जो आपको अर्ली स्टेज पे बता दी जाती हैं, जबकि हम उसका थोड़ा डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में जाके देख रहे होते हैं। जैसे इसने यहाँ पे डायरेक्टर्स की बात की, तो डिविडेंड्स की बात की। ये बात ऐसी है जो आप नेक्स्ट जो चैप्टर 25 है और चैप्टर 26 है वहां पे जाके सीखेंगे, लेकिन इसे हम फॉर द टाइम बीइंग देख लेंगे। इसने फिर वोट्स की बात की और इस तरह की जो कि हमने आगे देख भी लेनी है, इसको आप अभी जरा इग्नोर करें। हम आ जाते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। जनरल मीटिंग्स में उसने फिर फर्दर एक हेडिंग बनाई, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हमने इन सबको डिटेल में देखना है। फिर उसने कहा कॉलिंग ऑफ मीटिंग्स बाय कमीशन। अब ये सेपरेट से कोई एक कैटेगरी नहीं है, ये कह ले कि सिर्फ उस बेस पे चूंकि कमीशन भी ऐसी मीटिंग्स बुला रहा है तो उन्होंने एक मीटिंग को सेपरेट कह दिया कि ऐसी भी मीटिंग्स होंगी। डिक्लेयरिंग मीटिंग्स एज इनवैलिड, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस, सारी मीटिंग्स जब हो जाएंगी उसके डिसीजंस आपने रजिस्ट्रार को सबको फाइल करने हैं, उसकी कॉपीज लोगों तक देनी है। जो आपके मेंबर्स आते हैं मिनट्स मांगते हैं तो वो देने हैं या नहीं देने, उसका क्या सिलसिलाकार होगा। हम इसको जरा नोट से देखते हैं। कंपनी मीटिंग्स में हमने टाइप्स देखी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग्स में फर्दर स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, EOGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कॉलिंग मीटिंग्स बाय कमीशन, डिक्लेयरिंग मीटिंग्स एज इनवैलिड, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन। अब वहां पे मैंने यहाँ नोट्स में चेंज क्या किया है, उसने जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग को एक सेपरेट हेडिंग दी है। मैंने सिंपल क्या किया, उसको एक कैटेगरी में दे दिया कि ये तीनों बेसिकली जनरल मीटिंग की टाइप्स हैं, इसके अलावा कोई जनरल मीटिंग नहीं होती। कोई भी कंपनी मीटिंग कर रही होती वो या तो स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी या एनुअल जनरल मीटिंग होगी या फिर EOGM होगी, वो स्पेसिफिक होगी। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल्ड चीजें देखनी है। और कॉलिंग मीटिंग्स बाकी सब कुछ आप देखिए, हेडिंग्स आप नोट से देखिए और इसमें कंपैरिजन कीजिए अपनी बुक से भी देख के।
ये सारी चीज़ें एज इट इज़ है, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, तो ऐसे हम इसमें चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम स्टैट्यूटरी मीटिंग देखते हैं और मैंने लिखा जी रेफर नेक्स्ट पेज। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये आपके फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की पूरा एक कह लें कि जी फ्लो है, समरी है इस पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव की कंपनी मीटिंग्स की। ये फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब ये जो आगे मैंने फर्दर लिखा हुआ है सी नेक्स्ट पेज, सी नेक्स्ट पेज, इसमें स्टैट्यूटरी एजीएम ईओजीएम जो आगे नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं, स्टैट्यूटरी एजीएम ईओजीएम, ये फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? जनरल प्रवीण एज टू कंपनी मीटिंग्स, सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। LO2 जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू कंपनी मीटिंग्स, इसके अंदर आप देखेंगे नोटिस, कोरम, वोटिंग, प्रॉक्सीज, ये 3, 4, 5, 6 हेडिंग्स हैं। ये आपके सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव की पूरी समरी है। अब इसमें भी अगर देखें तो मैंने सिर्फ एक वोटिंग को लिखा हुआ है रेफर नेक्स्ट पेज और मिनट्स एंड रेजोल्यूशन को, बाकी आपकी सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाती हैं। वोटिंग और मिनट्स एंड रेजोल्यूशन, और कोरम पे भी आपके लिखा हुआ है जी। तो 3 चीज़ें आपको हम आगे देखेंगे, कोरम, वोटिंग इन मीटिंग्स और मिनट्स एंड रेजोल्यूशन। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। आपने भी चैप्टर तैयार करते हुए समरी अपने सामने रखेंगे तो चैप्टर आपके लिए तैयार करना बहुत ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आ गए जी हम स्टैट्यूटरी मीटिंग पे। स्टैट्यूटरी मीटिंग जैसे कि मैंने बताया कि ये वो मीटिंग है जो लॉ ने कह दिया कि अभी पहली मीटिंग ये आपने कंपनी की जिंदगी की मीटिंग पहली हो रही है। अभी कंपनी बनी है, अपनी कंपनी वजूद में आई है, अभी कंपनी पैदा हुई है, तो लोगों को नहीं पता अब कंपनी के कौन कौन से मेंबर्स हैं। सारे हैं तो कंपनी के ही ओनर्स, सारे आपस में भाई भाई हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हम सारे मेंबर्स हैं। एक तरह से गेट टू नो हो जाएगी, मैनेजमेंट का पता लगेगा, उन्हें भी पता लगेगा डायरेक्टर्स कौन है, हमारे ऑफिसर्स कौन है, हमारे ऑडिटर्स कौन है। इसके अलावा मेंबर्स को आपस में तो पता ही लगेगा, मैनेजमेंट का भी पता लगेगा। फिर उन्हें ये भी डिस्कशन होगी कि डायरेक्टर्स जो हैं जिन्होंने जी ये कंपनी बनाई, प्रमोटर्स भी बैठे होंगे, तो ये सारी चीज़ों को लेके कैसे चलना है। तो शुरू में कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी। अब आपने जो स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर 4 चीज़ें बेसिकली देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन कि स्टैट्यूटरी मीटिंग होती क्या है, किस कंपनी ने करनी होती है और किस कंपनी ने नहीं करनी होती, उसकी भी हम लॉजिक देखते हैं। ये है जी रिक्वायरमेंट टू होल्ड, किस कंपनी ने करनी है किसने नहीं करनी, कब करनी है, टाइम टू होल्ड, जैसे ही कंपनी बनी उसके अगले दिन ही कर लें, तो ये चीज़ देखेंगे। स्टैट्यूटरी मीटिंग में एक रिपोर्ट बनाएंगे, एक रिपोर्ट डिस्कस होगी उस मीटिंग के अंदर जो कि प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ने बेसिकली बनाई होगी। उस रिपोर्ट पे ज़्यादातर ये डिस्कशन होगी। बेसिक जो पर्पस है, लॉ कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट डिस्कस करनी है आपने, इस वजह से ये मीटिंग की जा रही है। उस रिपोर्ट के अंदर भी हम देखेंगे कि कौन कौन से मैटर्स डिस्कस होंगे, और उस रिपोर्ट के साथ आपने कोई सर्टिफिकेट भी अटैच करना है, और उस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को सर्टिफाई कौन करेगा। सर्टिफाई का मतलब है कि उस रिपोर्ट को साइन किसने किया होगा, उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आ जाए जी हम इंट्रोडक्शन पे देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप देखिए 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, हम इन सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले ही उसने कहा जी कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और स्टैट्यूटरी मीटिंग कह लें, ये किसने करनी है, पब्लिक कंपनी ने। प्राइवेट कंपनी पे वो ये ऑब्लिगेशन नहीं लगा रहा। उसने कहा जी पब्लिक कंपनी ये मीटिंग करेगी, और रीज़न उसकी ये क्या है, रीज़न इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। रीज़न ये कि प्राइवेट कंपनी में तो आपको पता है कि 2 से 50 मेंबर्स होते हैं,
वो शेयर्स ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। इसका मतलब जो मेंबर्स हैं वही मेंबर्स हैं, कोई पब्लिक भी इन्वॉल्व नहीं होगी। जबकि पब्लिक कंपनी में आपके 50 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे। हो सकता है कि आपने शेयर्स, आपकी कंपनी लिस्टेड ना हो लेकिन पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हो, लेकिन मेंबर्स आपके ज़्यादा हो गए हों। आपने पब्लिक को इनविटेशन नहीं दी हो लेकिन शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हों। तो मेंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो देखेंगे कि मेंबर्स का आपस में ही कोई इंटरेक्शन नहीं है। कुछ मेंबर्स को तो कुछ का पता है, कुछ मेंबर्स को आपस में पता ही नहीं है। जबकि जो एक प्राइवेट कंपनी होती है वो एक घर की बात होती है। छोटी सी कंपनी बनाई, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस कर लें, और 3-4 लोगों ने जो मिलके बनाई होती है, उन्हें अपनी कंपनी का पता होता है, मेमोरेंडम का पता होता है, आर्टिकल्स का पता होता है, चीज़ों की एक एक डिटेल का पता होता है। इस वजह से भी लॉ उसमें इंटरवीन नहीं कर रहा होता। पब्लिक कंपनी में चूंकि अब पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। पहले तो एक घर की बात रह जाती है, अब घर की बात नहीं रही। तो इस वजह से लॉ ने रिक्वायरमेंट लगा दी कि पब्लिक कंपनी जैसे ही बनेगी वो मीटिंग होल्ड करेगी। पहली तो चीज़ हमने देखा एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी देख लिया इंट्रोडक्शन में। और रीज़न इज़ कि वो चूंकि एक बिगिनिंग फेज पे होती है कंपनी, तो मेंबर्स को पता नहीं होता, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक दूसरे के बारे में जाने, और दूसरा एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे डिस्कशन होती है कि कंपनी अब चूंकि उसके फाइनेंशियल ईयर का बिल्कुल स्टार्ट है तो उसको किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो मेंबर्स भी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। ये हमारा हो गया जी इंट्रोडक्शन। रिक्वायरमेंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है। लेकिन एक सवाल आता है, पब्लिक कंपनी पे तो एप्लीकेबल है, अगर एक प्राइवेट कंपनी है जो पहले तो प्राइवेट कंपनी एज ए रजिस्टर हुई लेकिन बाद में अपने आप को पब्लिक में रजिस्टर करा लेती है, पब्लिक कंपनी बन जाती है, तो अभी भी उसे स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, इसके बारे में क्या हालात है, क्या क्या इसका डिस्कशन है। तो उन्होंने कहा कि अगर तो एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर हुई और वो विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है इन टू पब्लिक कंपनी, तो ये भी स्टैट्यूटरी मीटिंग करेंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है? जब एक प्राइवेट कंपनी ने अपना बिजनेस कमेंस किया तो 1 साल में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उन्होंने मेंबर्स जो भी थे, 3-4 लोग थे, ये 10-12 लोग थे, चलो 50 तक मेंबर्स थे, उन्हें गेट टू नो था अपना, और काफ़ी चीज़ें जो थी इन प्रोसेस चल रही थी। लेकिन अभी 1 साल नहीं हुआ था। एटलीस्ट एक कंपनी को अपनी इस्टेब्लिशमेंट और इसके लिए 1-2 साल लग जाते हैं। अभी 1 साल नहीं हुआ लेकिन कंपनी ने कहा कि जी हम पब्लिक कंपनी कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को। जब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होंगे तो पब्लिक का अब पैसा आना शुरू होगा, बीच में पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, मेंबर्स की तादाद बढ़ेगी, शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। 1 साल में तो अभी चीज़ें चल रही थी, अभी प्राइवेट कंपनी भी अपनी बिगिनिंग फेज पे थी। तो लॉ ने कह दिया अगर 1 साल के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के वो कन्वर्ट करती है पब्लिक कंपनी में तो ये भी स्टैट्यूटरी मीटिंग करेगी, क्योंकि अब मेंबर्स बढ़ जाएंगे। तो एक चीज़ है कि पहले अगर इसको 2-3 साल हो चुके होते, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि कंपनी स्टैब्लिश हो गई है, उसके जो नॉर्मल जो भी बिजनेस मैटर्स हैं वो अब रूटीन में आ गए हैं। लेकिन जब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुई वो विद इन 1 ईयर, तो अब मेंबर्स को आपस में एक गेट टू नो भी चाहिए, मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बिगिनिंग फेज पे ही चल रही है। तो रिक्वायरमेंट देगी, रिक्वायरमेंट टू होल्ड पब्लिक कंपनी करेगी, और वो प्राइवेट कंपनी जिसने अपने आप को विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया वो स्टैट्यूटरी मीटिंग करेगी। तो यहाँ से एक चीज़ सामने आई कि वो प्राइवेट कंपनी जिसने अपने आप को 1 या 1 साल से 1 साल के बाद किसी भी टाइम अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया, तो उसके ऊपर स्टैट्यूटरी मीटिंग
होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब हम आगे ईजीएम देखेंगे। अब एक और चीज है कि वो कहते हैं कि एक और कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये हम देखते हैं जब हम अपने डेज पढ़ लेते हैं कि स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी कब है, व्हेन टू होल्ड। अब इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले मैंने लिखा अर्लियर ऑफ। दो चीजें हैं, एक है जी 180 डेज फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 9 months from date of incorporation। मैंने कहा अर्लियर ऑफ। लॉ ने कहा कि जी आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है कब, विद इन 180 days फ्रॉम द डे एट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस द बिजनेस, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप काउंट कीजिए कि 9 months हो गए हैं, इन दोनों में से जो भी डेट पहले आएगी उस टाइम के अंदर अंदर आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग कर लेनी है। अब आपको याद होगी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जरूरत किस कंपनी को होती है, पब्लिक कंपनी को। प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जरूरत नहीं होती। इस वजह से उसने क्या ये 180 डेज कह दिया। हो सकता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसको बहुत टाइम हो गया, 9 months 10 months गुजर गए थे, लेकिन जब कंपनी ने अपना बिजनेस कमेंस किया उसको जो सर्टिफिकेट है वो जरा लेट मिला, तो वो कहते कि फिर आप यहाँ से टाइम काउंट ना करें, फिर आप यहाँ से काउंट कर लें। जो भी टाइम पहले आएगा, चाहे 9 months हो गए इनकॉर्पोरेशन से या 180 days फ्रॉम द डे एट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस द बिजनेस, इसमें जो भी टाइम पहले आएगा उसके अंदर अंदर आपने मीटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे एक चीज है, इनकॉर्पोरेशन की डेट है, फॉर एग्जाम्पल अब हम इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 April 2020। ओके, अब यहां से जरा 9 months काउंट कर लीजिए। अब मैं यहाँ से अगर 9 months काउंट करूँ तो 1 April से लेके 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपके ये बनते हैं जी 1 जनवरी 2021 पे 9 months हो जाएंगे। अब जब किस जो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला, एक पब्लिक कंपनी थी, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला 31 मई 2020। यहाँ से आपने 9 months करने हैं काउंट। अब यहाँ से आपने कितने दिन काउंट करने हैं, 180 डेज। अब यहाँ से ज़रा हम 180 डेज काउंट कर लेते हैं कि 31 मई से लेके अगर हम 180 डेज काउंट करें तो वो किस डेट पे आते हैं। अच्छा जी, हम इसको काउंट करते हैं। सबसे पहले ये 31 मई को इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला। इसके दिन बनेंगे कुछ इस तरह से, जून के 30 दिन, जुलाई के आप ले ले 31 दिन, अगस्त के भी 31, सितंबर के 30 दिन,
अक्टूबर के भी 31। पहले हम यहाँ तक टोटल कर लेते हैं कि कितना बनता है। अगर हम इन सब का टोटल करें 30, 31, 31, 30, 31, इन सब का ज़रा पहले टोटल कर लें ताकि हम 180 डेज़ के अंदर अंदर ही रहें। अभी यहाँ तक बनता है जी, अगर मैं इन सब का टोटल करूँ तो 153 डेज़ बनते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख लेती हूँ 153 डेज़। अब मज़ीद कितने डेज़ रहते हैं? 180 माइनस 153, ये आपके रह गए जी 27 डेज़। इसका मतलब नवंबर में आपके 27 डेज़ आएंगे। इन सब का मैं टोटल करती हूँ तो आपके 180 डेज़ हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारी कट ऑफ डेट क्या निकली? 27 नवंबर। ये आपका था जी 1 जनवरी 2021, अगर आप इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ्स उठाएं। अब हमने सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जिस दिन मिला वहाँ से हमने 180 डेज़ उठाए हैं। ये हमारी डेट्स हैं। तो हमारी डेट क्या बनेगी? 27 नवंबर 2020। हमने कहा कि अर्लियर ऑफ, अब ये जो डेट्स आई हैं इन दोनों में से अर्लियर कौन सी है? वो है जी 27 नवंबर 2020। इसका मतलब 27 नवंबर 2020 तक आपको इन एनी केस स्टैट्यूटरी मीटिंग कर लेनी है। ऐसा भी हो सकता था कि ये डेट बाद की आती और ये जो इनकॉर्पोरेशन की डेट है ये पहले आ जाती, तो आपको फिर इस डेट के अंदर अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी होती। अच्छा, अब ये जो एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आपके ये जो 27 नवंबर हमने निकाला और एंड पे 27 नवंबर ही हमारी कट ऑफ डेट आ गई। ये चूंकि हमने बिल्कुल मई का एंड वाला डे लिया था तो हमारी नंबरिंग भी आसान रही रिलेटिवली। जून की अगर हम 1 तारीख लेंगे तो 1 दिन हो जाएगा, जून की 2 तारीख लेंगे तो 2 दिन हो जाएंगे, इसी तरह 30 जून तक पहुंचेंगे तो 30 दिन हो जाएंगे। अगर सपोज ये 31 मई की बजाय कुछ और डेट होती तो यहाँ पे डेज कुछ अलग होते और यहाँ पे कट ऑफ डेट भी कोई और आती। तो ये आप कह लें कि इत्तेफाक से मैच हो गई है कि जितने मतलब डेट आ रही थी उतने दिन गुजर रहे थे क्योंकि हमने एंड वाली डेट उठाई हुई थी। ओके, ये हमारे होगी कि इतने दिन के अंदर अंदर आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी है। अर्लियर ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डे एट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस द बिजनेस और विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो भी चीज पहले आ जाए, जो डेट पहले आ जाए उसके अंदर वो आपकी टाइम लिमिट बन जाएगी। उसके अंदर अंदर रह के आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग कर लेनी है। उससे एक दिन भी आपने बाद नहीं करना, ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगी, लॉ ने कह दिया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ी थी रिक्वायरमेंट। एक तो पब्लिक कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी होती है, एक वो प्राइवेट कंपनी जिसने विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट ना कराया हो या कर लिया हो, जिसने कर लिया हो ऑब्वियसली। तो जो जिसने कन्वर्ट नहीं किया उसको तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया। अगर विद इन 1 ईयर अपने आप को कन्वर्ट कर लिया तो अब उस पर रिक्वायरमेंट है कि वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन होने के बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग करेगी। अब अगर मैं एक बात कहूं, यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन किया कि कौन कौन सी कंपनी है जिसने स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी होती है। अब अगर मैं सवाल को दूसरी तरह पूछूं, कौन कौन सी कंपनी है जिन्होंने स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं करनी होती? पहले तो जो प्राइवेट कंपनी होगी, और वो प्राइवेट कंपनी जिसने अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया विद इन 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसने स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं करनी।
तीसरी चीज ये है कि अगर कंपनी, आपकी डेट क्या है जी, अर्लियर ऑफ 180 days फ्रॉम द डे एट विच इज इंटाइटल्ड टू कमेंस द बिजनेस और विद इन 9 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस डेट के अंदर अंदर कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है। लेकिन अगर कंपनी इन्हीं डेट्स के अंदर अंदर ही स्टैट्यूटरी की बजाय एजीएम कर लेती है, एनुअल जनरल मीटिंग कर लेती है, तब भी उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर से देखिए, स्टैट्यूटरी मीटिंग पहले तो मैंने सवाल किया किस किसने करनी होती है, पब्लिक कंपनी ने करनी होती है। वो प्राइवेट कंपनी जिसने अपने आप को 1 साल के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, उसने करनी होती है। जब मैंने सवाल किया कि किसने नहीं करनी होती, तो प्राइवेट कंपनी ने नहीं करनी होती। वो प्राइवेट कंपनी जिसने अपने आप को 1 साल के बाद, इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के बाद पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया, उसने ये मीटिंग नहीं करनी होती। इसके अलावा एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने जो लिमिट थी स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की, उसके अंदर ही एजीएम कर ली, एनुअल जनरल मीटिंग, ये भी लॉ ने कहा है, तो उसने कहा कि फिर आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप एजीएम के अंदर ही जो आपने एनुअल जनरल मीटिंग की है उसी के अंदर ही मैटर्स वगैरह डिस्कस कर लें, अलग से कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, तीसरी चीज आती है, हमने टाइमिंग देख ली, रिक्वायरमेंट भी देख ली, अब आते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे। हम जब कोई भी कंपनी जो है वो मीटिंग के लिए बुलाती है, तो आपको याद हो कि हम मीटिंग का नोटिस देते हैं, कितने दिन पहले नोटिस देते हैं। ये चीज़ हमने एक जगह पढ़ी हुई है, हमने ये चीज़ स्पेशल रेजोल्यूशन में पढ़ी है। नॉट लेस देन 21 days नोटिस वाली बात, आपने 21 दिन पहले कम से कम उसका, उस बात का, उस चीज़ का नोटिस दिया हो। तो वो मैंने 21 दिन से यहाँ इसलिए रिलेट किया कि आपने जब स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है तो स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले भी 21 दिन का नोटिस आपने देना है। ये यूजुअली आप देखेंगे कि कंपनी का जो नोटिस जा रहा होता है वो 21 दिन पहले ही जा रहा होता है। वो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में नहीं है, यूजुअली नोटिस 21 दिन पहले ही जा रहा होता है। अब यहाँ पे एक नई बात ये है कि 21 दिन पहले जो आपने नोटिस देने हैं कि जी हम स्टैट्यूटरी मीटिंग करने जा रहे हैं, अपने मेंबर्स को सबको नोटिस देने हैं, हम स्टैट्यूटरी मीटिंग करने लगे हैं, वो कहते हैं कि जी इस स्टैट्यूटरी मीटिंग के साथ आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी उनको भिजवानी है साथ अटैच करके। इसका पर्पस क्या है कि 21 दिन पहले जब नोटिस जाएगा, नोटिस के साथ ही वो देखेंगे जी ये देखिए मीटिंग का नोटिस आया हुआ है, उसके साथ ही स्टैट्यूटरी रिपोर्ट लगी हुई है, तो मेंबर्स को पता लग जाएगा कि जी मीटिंग में ये रिपोर्ट डिस्कस होगी। वो उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, उस रिपोर्ट में जितने कोई मामलात हैं, इंफॉर्मेशन है डिस्कस करने वाली, उसको अच्छे से देखेंगे, और जिस दिन मीटिंग होगी फिर वो वेल प्रिपेयर्ड होंगे, और उस मीटिंग के अंदर जो भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के मामलात हैं उसको डिटेल में चूँकि उन्होंने पढ़ा होगा तो वो अपनी क्यूरीज रेज कर सकते हैं, तो मजीद एक अच्छी एक हेल्दी डिस्कशन हो सकती है इस चीज़ पे। जिस तरह आपको पहले बता दिया जाए कि 20-25 दिन पहले बता दिया जाए, 10 दिन पहले बता दिया जाए कि इतने दिन बाद हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे या ये चीज़ डिस्कस करेंगे, पिछला चैप्टर रिवाइज करेंगे, आप फिर कोशिश करेंगे कि वो चैप्टर आप कंप्लीट कर लें, ताकि आप जब रिवीजन हो रही हो उस चीज़ की तो आप उसे अच्छे से उसका बेनिफिट ले सकें। अब वो कहते हैं कि जब आपने 21 दिन पहले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देनी, 21 दिन पहले आपने नोटिस देना है, तो मैं ज़रा बता दूं कि कुछ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के मामलात हैं जो आपने डिस्कस करने होंगे। मैं मैटर्स बता देता हूँ। लॉ कहता है कि मैटर्स जो आपने वैसे तो आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कोई भी मामले डिस्कस कर सकते हैं अपनी मीटिंग में, कि जाहिर सी बात है कंपनी नहीं बनी है तो बड़े ऐसे चीज़ें होंगी जो शुरू में ही बिल्कुल शुरू से करने वाली होंगी, बिल्कुल स्टार्टअप होगा, ठीक है, आप वो सारी चीज़ें तो करें ही करें। लोग कहते हैं कि लेकिन मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें तो लाजमी डिस्कस करनी है मेंबर्स के साथ। ये मेंबर्स सारे इकट्ठे होंगे, डायरेक्टर्स भी बैठे होंगे, तो आपने कुछ मामलात जो हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने हैं, बताने हैं, इंफॉर्मेशन बतानी है सारे के सारे मेंबर्स को। वो क्या जी,
आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स मेंबर्स को अलॉट कर दिए हैं। इससे ये क्या होगा कि सारे मेंबर्स को पता लग जाएगा कि अच्छा ये मेंबर्स हैं, इतने शेयर थे, इतना शेयर कैपिटल टोटल था, उतनी ऑथराइज लिमिट थी, लेकिन इसमें से पेड अप सिर्फ इतना हुआ। इंफॉर्मेशन है कंपनी की, मेंबर्स को पता लग जाएगी। फिर कंपनी फर्दर बताएगी कि कौन कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट हमें कैश मिला और कौन कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिस पे कैश नहीं मिला। इसको लॉ ने कह दिया अदरवाइज देन इन कैश। अदरवाइज देन इन कैश। हो सकता है कि कुछ मेंबर्स कैश पे करने की बजाय कुछ अपनी बिल्डिंग सेल कर दें, या बिल्डिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो कि वो कहे जी मेरे पास कैश नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो वो आपने बताना है सारे मेंबर्स को कि इतने शेयर्स के अगेंस्ट हमें पैसे आए हैं और इतने शेयर्स के अगेंस्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आई हैं, ये कोई और एसेट्स हमारे पास आ गए हैं, कैश नहीं उसमें आया हमारे पास। इससे मेंबर्स को क्या पता लगेगा कि हमारी कंपनी में एसेट्स कितने हो गए, हमारी कंपनी में पैसे कितने हैं। कल को जब डायरेक्टर्स कोई किसी जगह पैसे लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, कोई मामलात होंगे, मेंबर्स को पता होगा कि हमारी कंपनी में इतने पैसे पड़े हैं, तो एक तरह की पूछ रहेगी कि पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ से जब आए थे, तो अब डायरेक्टर्स कहीं गलत जगह तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि डायरेक्टर्स जो हैं वो मेंबर्स के बिहाफ पे सारी इन्वेस्टमेंट्स और ऑपरेशन में जो भी पार्टिसिपेट और रोज़मर्रा के डिसीजंस कर रहे होते हैं, तो वो कोई चीज़ें ख़राब ना करें। ओके, इसके अलावा आपने ये भी डिस्कस करना है कि कंसिडरेशन भी डिस्कस करनी है। कंसिडरेशन से मुराद ये अदरवाइज देन इन कैश में आपको कंसिडरेशन क्या मिली। फिर कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, समथिंग इन रिटर्न। तो अब बताइए कि कैश नहीं मिला तो फिर कैश के अगेंस्ट क्या मिला। बिल्डिंग मिली, कौन सा एसेट मिला, वो एसेट की डिटेल फिर बताएंगे, ये चीजें डिस्कस होंगी। सबसे पहले आपने बताया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और किन शेयर्स के अगेंस्ट कैश मिला और किन शेयर्स के अगेंस्ट अदरवाइज देन इन कैश चीजें मिली हैं आपको। फिर आप बताएंगे टोटल कैश रिसीव, टोटल कितना कैश आपको रिसीव हुआ, ये ऊपर भी आपने बता दिया होगा। फिर एक चीज है, फिर एक डेज की बात आई। अभी इस पूरे चैप्टर में हमने 2 डेज पढ़ लिए। 180 days from the day at which the company is entitled to commence the business and 9 months from the date of incorporation। अब एक तीसरा डे भी पढ़ने लगे हैं। ये उसने कहा कि आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर एक समरी शेयर करनी है। समरी किस चीज की शेयर करनी है, रिसीट और पेमेंट्स। और उसमें उसने बताया कि नॉट अर्लियर बाय 15 डेज। आपने जो समरी शेयर करनी है कि जी इतनी रिसीट्स हुई, इतनी पेमेंट्स हुई, कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे आपके कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड और इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड कोई आपके एक्सपेंसेस हुए होंगे, या किसी और जो आपने स्टैम्प वगैरह बनाई या कॉमन सील प्रीपेयर की, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कोई एक्सपेंसेस, कोई रेंट वगैरह की चीज़ें, उस पर कुछ आपने रिसीट्स आई होंगी, कुछ पेमेंट्स आई होंगी। उसने कहा कि आपने ये समरी मेंबर से शेयर करनी है, लेकिन ये समरी आज क्या डेट है जी, डेट ऑफ, एक है डेट ऑफ रिपोर्ट और एक है डेट ऑफ मीटिंग। अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ मीटिंग। तो ये जैसे आज हम एक मीटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज कोई भी डेट लगा लें, आज जैसे कह लें कि जी आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2020 है नहीं है ये डेट, आज कह लिया कि जी आज 1 अप्रैल 2020 है। डेट ऑफ रिपोर्ट क्या होगी, डेट ऑफ रिपोर्ट, अब जाहिर सी बात है, आप ये भी देखिए कि मीटिंग से 21 दिन पहले आपने रिपोर्ट भिजवाई हुई है मेंबर्स को, तो जाहिर सी बात है जो डेट ऑफ रिपोर्ट होगी वो इससे कम से कम 21 दिन पहले की होगी। अब वो कहते हैं कि डेट ऑफ रिपोर्ट अगर मैं इससे 21 दिन पहले लगाऊं
डेट ऑफ रिपोर्ट में लगा लेती हूँ 9 मार्च 2020। अच्छा, अब यहाँ हमने देखा कि डेट ऑफ रिपोर्ट, सबसे पहले हमारी डेट ऑफ मीटिंग, आज हम जब मीटिंग कर रहे हैं 21 दिन पहले नोटिस गया होगा। इसका मतलब हमने देखा कि अच्छा 21 दिन पहले नोटिस गया होगा, तो डेट ऑफ जो रिपोर्ट होगी, जिस दिन रिपोर्ट प्रिपेयर हुई होगी, वो होगी कोई 9 मार्च 2020। और कम से कम 21 दिन पहले हमने नोटिस में, जब मीटिंग का नोटिस गया, उसके अंदर हमने रिपोर्ट भी भिजवा दी, तो डेट ऑफ रिपोर्ट थी 9 मार्च। अब जब वो कह रहे कि रिसीट एंड पेमेंट्स जो आपने डिटेल बतानी है वो नोट अर्लियर बाय 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्ट होगी। जो डेट ऑफ रिपोर्ट से आपने जो रिसीट और पेमेंट की समरी बनानी है वो इतनी पुरानी ना हो कि डेट ऑफ रिपोर्ट से 15 दिन पहले चली जाए। इसकी कैसे एग्जांपल लें, अब इसको कैसे समझें। डेट ऑफ रिपोर्ट आपकी है 9 मार्च। वो कह रहे हैं कि आपने अब जब अपने सारे एक्सपेंसेस देखने होंगे, रिसीट्स देखनी होगी, डेली बेसिस पे कोई रिसीट्स आ रही होंगी, डेली बेसिस पे कोई पेमेंट्स आ रही होंगी, तो आपने जो एक कट ऑफ डेट लगानी है कि हम इस डेट तक अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है रिपोर्ट बनने में भी कोई 3-4 दिन ऊपर लग रहे होंगे, लेकिन आपने एक कट ऑफ डेट लगा देनी है। आप कहेंगे कि इस डेट तक हम अपने सारे एक्सपेंसेस और रिसीट्स की समरी प्रिपेयर कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो डेट आएगी, ये डेट इस 9 मार्च 2020 से 15 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। इस डेट में और इस डेट में 15 से ज्यादा दिन का गैप ना हो। अच्छा, अब एक डेट लेती हूं मैं 15 Feb 2020 और एक डेट ले रही हूं मैं 2 मार्च 2020। जब मैं रिसीट और समरी की डिटेल बनाने लगी हूं, अगर मैं ये 15 फेब तक बनाऊं, मेरी डेट ऑफ रिपोर्ट क्या है 9 मार्च। 15 फेब और 9 मार्च के दरमियान 15 दिन से भी ज्यादा का गैप है। तो लोग कहते हैं कि नहीं, इतनी पुरानी नहीं आपने जाना, आप मजीद थोड़ी डिटेल बताएं, रीसेंट डेवलपमेंट्स बताएं अपने मेंबर्स को। आपको जो रिसेंटली रिसीट्स और पेमेंट्स तक आ रही हैं, मुझे मजीद दिनों का भी बताएं। अगर आप कहते हैं कि मैं 2 मार्च 2020 तक की कट ऑफ डेट लगाता हूँ और कहते हैं जी इस डेट तक मैं अपनी डेट ऑफ रिपोर्ट में सारी जो रिपोर्ट आ रही है अपनी समरी शेयर कर दूं रिसीट्स और पेमेंट्स की, तो हाँ अब ठीक है। 9 मार्च और 2 मार्च में कितने दिनों का गैप है, कह लें कि जी तकरीबन 6 दिन या 6 या 7 दिन का गैप है। तो ये 15 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं है, 7 दिन तक आपकी रिसीट्स और समरी प्रिपेयर हो रही है। ओके, नेक्स्ट वो कहता है कि आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर, ये हमने कितनी चीजें देखी, 1 2 3, अब चौथी चीज है वो कह रहे हैं कि आपने अपने डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स शेयर करने हैं। डायरेक्टर्स के, चीफ एग्जीक्यूटिव के, सेक्रेटरी के, आपका सेक्रेटरी कौन है, आपका लीगल एडवाइजर कौन है, कि कंपनी को बाद में कोई लीगल इश्यूज अराइज होते हैं तो उस पर कंपनी को एडवाइस करेगा, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो कौन होगा, कंपनी का ऑडिट कौन करेगा, ऑडिटर्स कौन होंगे। चूंकि ये पब्लिक कंपनी है, अब चूंकि आपके अब सिलेबस से ये ऑडिट वाला एक सेक्शन निकल गया है, वरना आपने ये देख लेना था, वहाँ आगे हम जाके चैप्टर 27 में देख लेते फर्दर कि पब्लिक कंपनी पे रिक्वायरमेंट होती है कि उसने ऑडिट कराना होता है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल वो एक स्पेसिफाइड है, उसने ऑडिट नहीं कराना होता, बाकी हर कंपनी ने ऑडिट कराना होता है। क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो उनके इसके ऑडिटर्स भी होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी होगा, सेक्रेटरी भी होगा, लीगल एडवाइजर भी होगा, तो आपने इस सारे के पर्टिकुलर्स भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर बताने हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने कोई भी अगर कमीशन पे किया, जब आप शेयर्स इशू कर रहे थे और किसी बंदे को कहा कि जी तो मेरे जरा शेयर्स बिकवा दो, लोगों तक पहुंचा दो, तुम्हें एक कमीशन दे देंगे। अब वो कह रहे हैं कि आपने कोई कमीशन पे किया ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, तो आप
वो कमीशन जितना पे किया उसके बारे में भी बताएंगे मेंबर्स को। और स्पेसिफिकली उसने कह दिया कि वो शेयर्स जो आपने डायरेक्टर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव्स को और उन कंपनीज को सेल किए जिसमें ये पर्सन्स डायरेक्टर्स हैं, उस कंपनी के पर्टिकुलर्स तो आपने, उस कमीशन की डिटेल तो खास तौर पे आपने बतानी है। ठीक है जी। उसने कहा जी आपने कमीशन पेड कोई पे किया आपने ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, तो उसके पर्टिकुलर्स बताने हैं। लेकिन अगर कोई शेयर्स अगेंस्ट आपने अगर कोई कमीशन पे किया अगेंस्ट द शेयर्स इशू टू डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको मैं कह लूँ सीईओ है, और उन कंपनीज को, कंपनी भी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है, हमने चैप्टर 19 में ये बात डिस्कस की थी। तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर परचेज किए और उस पर आपने कमीशन पे किया और इन कंपनीज में ये डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पे भी डायरेक्टर्स हैं, तो इसकी पर्टिकुलर्स, इसकी डिटेल तो आपने ज़रूर डिस्कस करनी है ताकि मेंबर्स को पता चल जाए कि ये हमारे जो डायरेक्टर्स बैठे हैं ये सिर्फ यहीं पे डायरेक्टर नहीं है, ये और कंपनीज में भी डायरेक्टर्स हैं। इसका मतलब इनका इंटरेस्ट वहाँ पे भी है। तो दो कंपनीज में इंटरेस्ट है तो ज़रा चीज़ें ध्यान से देखनी पड़ेंगी। डायरेक्टर्स पे ज़रा थोड़ा ट्रस्ट लेवल कम करना है, इनकी ज़रा पूछ-पूछ ज़रा ज़्यादा रखनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा एक टर्म है जी अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट कह लें कि जी इन प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो आपने बताना है कि कोई अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, किसी के भी लेंडर के साथ, बैंक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट किस हद तक आपने कैरी कर लिए हुए हैं और किस हद तक कैरिंग आउट और किस हद तक कैरी नहीं किए, नॉट कैरी। इसका ये मतलब है कि कितना आपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर लिया हुआ है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्ट पे जो है वो कर ली है और कितनी अब ऑब्लिगेशन रहती है। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, या आपने किसी एसेट परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी पार्टी के साथ, और अब वो उसकी आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट बतानी है कि अब आपका वो एसेट, आपने क्या पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हुए हैं, एसेट हमें कब तक मिलेगा, उसकी डिलीवरी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड चीज़ें आपने उसमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर एक ब्रीफ डिटेल बतानी है अबाउट स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जब से इनकॉर्पोरेशन हुई है उस डेट से लेके अब तक बताइए कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स, कंपनी क्या कर रही है तब से इनकॉर्पोरेशन हुए, उसको जाहिर सी बात है 9 महीने तो गुजर गए होंगे। हम जब अब ये स्टैट्यूटरी मीटिंग कर रहे हैं तो अर्लियर ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये लिमिट है हमारे पास। इसका मतलब अगर 9 मंथ नहीं गुजरे तो कम से कम 180 दिन तो गुजर गए होंगे। तो इतने दिनों से कंपनी क्या कर रही है, और बताइए कि कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, किस तरह से बिजनेस कैरी आउट होगा, क्या है, प्रोसेस डेवलपमेंट कर ली है, ऑपरेशंस किस तरह से मैनेज होंगे, कोई हिरार्की बना ली हुई है कि नहीं बनाई, और अगर हमने गुड्स लेनी है तो कहाँ से लेनी है, सप्लाई करनी है तो किन रीजन्स पे, किन लोकेशंस पे करनी है, क्या हमने लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, हमारा बिजनेस प्लान है क्या, किस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट आता है, किस स्ट्रीम लाइन से बिजनेस मेजर जो है कंपनी बिजनेस करेगी, मेजर हमारी जो स्ट्रीम कह लेंगे जी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगी। इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जी कंपनी ने अब तक इनकॉर्पोरेशन तक अभी किया क्या है, क्या चल रहा है जी, प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करें। हम मेंबर्स ने आपको बिठाया कि आप कंपनी चलाएं हमारे बिहार पे, तो आपने कोई चीज़ें वगैरह की भी हैं, ये कंपनी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। ये तो थे मैटर्स जी आपने जो अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में डिस्कस करने हैं। जाहिर सी बात है जब आप ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्रिपेयर करके मेंबर्स को भेजेंगे, 21 दिन पहले का नोटिस दिया आपने, उसके साथ ही ये सारी चीज़ें आपने उनको डिस्कस की होंगी, बता दी होंगी कि ये सारी चीज़ें हैं, तो कोई क्यूरीज होंगी तो वो आके आपके फर्दर मीटिंग में पूछ लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ये जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, अब जाहिर बात है यहाँ पे भी डाउट है कि डायरेक्टर्स ने खुद ही उनसे प्रिपेयर करने को कहा जा रहा है,
स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्रिपेयर करें। मीटिंग को कौन बुला रहे हैं? डायरेक्टर्स बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं मेंबर्स को। तो अब अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में वो अच्छा ही लिखेंगे, जी बहुत हो गया, ये भी हो गया, हमने ये सारा किया, इतना आ गया, बिजनेस प्लान तो बड़ा अच्छा चल रहा है, और इस तरह की चीज़ें नंबर बनाने के लिए। तो लॉ ने कहा कि ठीक है, इसका भी ज़रा हल निकालते हैं। ये जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है आपने बनाई है, इसको वेरीफाई करेगा ऑडिटर, आपका जो ऑडिटर है ये इसको वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई करने के बाद ये जो 3 मैटर्स हैं, स्पेसिफिकली अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाला, टोटल कैश कितना रिसीव हुआ इसका मैटर, और जो ये रिसीट और पेमेंट वाला मैटर है, इन तीनों चीज़ों को लाजमी वेरीफाई करेगा ऑडिटर। वो वाकई वेरीफाई करेगा कि इतने शेयर्स अलॉट हुए हैं, कैश आया है, इतना वेरीफाई करेगा, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। वो समरी आपकी चेक करेगा कि सही बनी हुई है, डिटेल फर्दर सपोर्टिंग वगैरह देखेगा कि इतने पैसे आए हैं, तो बैंक स्टेटमेंट में देखेगा कि इतने पैसे आ गए हैं कि नहीं। वो चेक करने के बाद जब देखेगा कि चीज़ें ठीक हो गई हैं तो एक रिपोर्ट दे देगा, जिसको कहते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी कि जी ये जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाला मैटर है, कैश रिसीव वाला मैटर है, रिसीट एंड पेमेंट की समरी जो बनानी थी इसका मैटर है, ये मैंने अच्छे से देख लिया है और बाकायदा इसकी वेरिफिकेशन भी कर ली है। ये रहा जी मेरा सर्टिफिकेट, जो इस बात का सबूत है कि ये चीज़ें ठीक है, जिससे मेंबर्स को भी ज़रा सुकून आ जाएगा कि अच्छा ऑडिट भी हुआ हुआ है इस रिपोर्ट पे। ओके, अब आ जाते हैं जी, जो आप ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बना रहे हैं ये पूरी की पूरी, अब कैसा सबूत है कि जी ये आप ही ने बनाई है? तो लॉ कहता है इसको करें सर्टिफाई। सर्टिफिकेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट। सर्टिफिकेशन से मुराद कि इस रिपोर्ट को साइन करें, सर्टिफाई करें कि ये रिपोर्ट हमने बनाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। एक चीज़, आप एक डॉक्यूमेंट, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है, ये कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है, जब तक उसके ऊपर रेलेटिव पर्सन के, रेलिवेंट पर्सन के साइन नहीं होंगे, ये इस बात की ऑथेंटिकेशन नहीं होगी कि इसने प्रिपेयर की है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। ओके, जब आपसे एप्लीकेशन कहा जाता है जी एप्लीकेशन लिखिए और अपने साइन कीजिए, इसका मतलब आप उसको सर्टिफाई पहले खुद तो करिए कि आप इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को भी सर्टिफाई करेंगे कौन कौन? CEO, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, और अगर ये एक लिस्टेड कंपनी है, इफ लिस्टेड कंपनी, तो फिर कंपनी का जो CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये भी इस पे साइन करेगा और इसको सर्टिफाई करेगा। अच्छा, अब कोई भी आप काम करेंगे, रजिस्ट्रार को तो आपने बताना है। रजिस्ट्रार तो आपका कह लें कि पहला ही रेगुलेटर है जिसके साथ आपको हर बार वास्ता पड़ता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर किए हैं आपने, तो रजिस्ट्रार तक तो जाने चाहिए। आपने एक कॉपी प्रिपेयर करनी है इसकी, एक सेट बनाना है, ऑडिटर्स रिपोर्ट भी साथ लगानी है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ये करके आपने ये फाइल कर देना है रजिस्ट्रार को। फौरन जिस दिन आपने रिपोर्ट मेंबर्स को सेंड की, उसने डेट नहीं बताई कि कितने दिन में आपने रजिस्ट्रार को सेंड करना है, फाइल करनी है। उन्होंने कहा कि जब भी आप मेंबर्स को नोटिस देंगे मीटिंग का और ये रिपोर्ट सेंड कर रहे होंगे मेंबर्स को, तो फौरन ही रजिस्ट्रार को भी ये चीज़ आपने भिजवा देनी है। फिर जो भी है वो कहते हैं कि जी डायरेक्ट बाद में जब मीटिंग होगी, मेंबर्स कोई भी मैटर डिस्कस कर सकते हैं कंपनी से रिलेटेड स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर। लेकिन लॉ यहाँ पे कहता है आप मीटिंग में जो भी मसले हैं डिस्कस कीजिए, मामलात हैं डिस्कस कीजिए, लेकिन अगर आपने कोई डिसीजन पास करना है,
डिसीजन कहते हैं, अगर इसको मैं लॉ की लैंग्वेज में कहूँ तो डिसीजन पास करना मतलब अगर आपने कोई रेजोल्यूशन पास करनी है, ठीक है, अगर आपने किसी चीज पे कोई रेजोल्यूशन पास करनी है तो आप डिसीजन या रेजोल्यूशन जो पास करेंगे वो सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे कर सकते हैं जिसका आपने पहले नोटिस दिया होगा मेंबर्स को। और आपके आर्टिकल्स में जैसे लिखा हुआ है कि आपने नोटिस किस तरह से देना है, उनके एड्रेसेस पे पहुंचाना है या आपने थ्रू अपनी वेबसाइट उनसे नोटिस शेयर करना है, जो भी आपके आर्टिकल्स इस बारे में कहते हैं और लॉ कहता है उसके मुताबिक अगर आपने प्रॉपरली नोटिस दे दिया है उन मैटर्स का तो आप उस पे डिसीजन पास कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस पे रेजोल्यूशन या डिसीजन पास नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके अलावा वो कहते हैं कि जब आप मीटिंग कर रहे होंगे तो डायरेक्टर्स पूरी एक लिस्ट ऑफ मेंबर्स उनके पास होगी कि हमारी कंपनी के इतने मेंबर्स हैं, इतने उनके पर्टिकुलर्स भी साथ लिखे होंगे। जैसे ही मीटिंग शुरू होगी आपने एक लिस्ट ऑफ मेंबर्स है वो प्रिपेयर की होगी और वो एक प्रोड्यूस की होगी और वो आपने ओपन टू इंस्पेक्शन रखनी है by any member during the meeting। ठीक है, सारे मेंबर्स देख सके कि हमारी कंपनी के और कितने मेंबर्स हैं, वो ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर। अच्छा जी, मीटिंग को अगर कोई फैसला, जरूरी नहीं है कि कोई आपने रेजोल्यूशन पास करनी है आज, उसका नोटिस शायद आपने पहले दिया हो लेकिन वो डिसीजन आपका पास ना हो सका टाइम लिमिटेशन की वजह से, या वो मैटर हल ना हो सका, कुछ लोग एग्री कर रहे हो उस चीज पे, कुछ एग्री ना कर रहे हो, तो जैसे केसेस आप कह लें कि जी केसेस उस दिन नहीं होते तो उसको कहते हैं कि मैटर पेंडिंग हो गया, यानी कि अर्जेंट हो गया, डिले हो गया। लॉ की जुबान में उसको डिले होने को अर्जेंट कहते हैं। तो वो मैटर नेक्स्ट कह लें कि जी अगली सुनवाई में डिस्कस किया जाएगा। तो मीटिंग में वो फैसला जो है मीटिंग फॉर द टाइम बिंग रोक दी जाएगी, फिर अगली मीटिंग एक होगी, उसको कह देते हैं कि जी मीटिंग अर्जेंट हो गई। तो मीटिंग अर्जेंट हो सकती है। रेजोल्यूशन वो कहते हैं कि जो अर्जेंट मीटिंग में करेंगे, आपने कोई डिसीजन पास करना था इस मीटिंग में लेकिन टाइम खत्म हो गया, आपने कहा जी अगली मीटिंग में जाके हम ये मसला डिस्कस करेंगे। अगली मीटिंग में जब आप जाके ये मसला डिस्कस करते हैं या रेजोल्यूशन पास करते हैं तो लॉ कहता है कि वो बिल्कुल ऐसे ही इफेक्टिव होगा जैसे आप ओरिजिनल मीटिंग में उसे पास करते हैं। जैसे कि केस की सुनवाई होती है, टाइम खत्म हो जाता है कोर्ट का तो वो उसे नेक्स्ट सुनवाई पे ले जाते हैं, तो वो डिसीजन ऐसे ही इफेक्टिव होता है जैसे कि वो पहले दिन ही आपने डिसीजन किया। तो इट डजंट मीन कि आप डिसीजन आपके 2 दिन बाद पास कर रहे हैं या रेजोल्यूशन बाद में कर रहे हैं तो वो किसी तरह से उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है। तो डिसीजन ऐसे ही इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला एनुअल जनरल मीटिंग खत्म करेंगे। इसको हम जरा एक बार बुक से देख लेते हैं। हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग का ये कंप्लीट पढ़ लिया है। आप ये पूरा स्टैट्यूटरी मीटिंग का समरी इसको देख सकते हैं अच्छे से। हमने इसको बाकायदा डिटेल में डिस्कशन की है। और इसमें अगर मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे आऊँ, टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग, जनरल मीटिंग्स और स्टैट्यूटरी मीटिंग तक हमने सारा कर लिया। यहाँ तक हमने एनुअल जनरल मीटिंग से पहले 1.3 तक हमने तकरीबन सारा कर लिया। तो अब आप इसको नोट से पढ़ें, इसको याद करें अच्छे से, और अगेन चीज़ों की पहले आप लॉजिक समझें, लेक्चर को अच्छे से सुने और देन आपने चीज़ों को याद करना है। नेक्स्ट हम एनुअल जनरल मीटिंग स्टार्ट करेंगे और इसी तरह देखेंगे, उसकी भी इसी तरह टाइम लिमिटेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, पर्पस हैं, कहाँ पे करनी है, इस तरह की चीज़ें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।